आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 510 इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 31 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ फ़िश। ठीक है, फ़िश की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी है। तो ओवरऑल अगर हम फ़िश को देखें तो फ़िश जो है प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन जो होती है ना फ़िश के अंदर दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स की बनिस्बत ज़्यादा मौजूद होती है। तो इधर भी यही इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया हुआ है, फ़िश कंटेन 60 टू 93% क्रूड प्रोटीन। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि क्रूड प्रोटीन जो है फ़िश के अंदर कितनी मौजूद है। तो आपको पता होना चाहिए 60 से 93%। क्रूड प्रोटीन का मतलब होता है कि वो प्रोटीन जो तमाम नाइट्रोजनस जो डेरिवेटिव्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बनती है ड्यू बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसके मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन बनेगी उसे क्रूड प्रोटीन कहेंगे। क्योंकि जो फ़िश होती है उनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी वजह से इनके अंदर क्रूड प्रोटीन जो है उसकी मिकदार भी सबसे ज़्यादा होती है। फिश कंटेन 60 to 93% क्रूड प्रोटीन, थस फिश डाइट्स आर हायर इन प्रोटीन दैन बर्ड्स एंड एनिमल्स। फिश अपेयर टू बी रिलेटिव एफिशिएंट यूटिलाइजर ऑफ प्रोटीन टू एनर्जी विद 84%। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि फ़िश के अंदर जो भी प्रोटीन होती है फ़िश उसको अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, एनर्जी तकरीबन पूरी जो अपने फंक्शंस के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए, लाइफ के फंक्शंस के लिए प्रोटीन जो है वो फ़िश के अंदर कितनी यूज़ हो रही है, 84%। यानी जो तमाम काम हो रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी यूज़ करती है फ़िश वो 84% जो होती है वो अपनी प्रोटीन से लेती है। Fish cannot synthesize their amino acid and obtain chiefly from the diet and absence affect growth of fish। वो कहते हैं फ़िश खुद कभी भी अमाइनो एसिड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर अमाइनो एसिड नहीं बनते, और उनको वो वाले अमाइनो एसिड जो होते हैं फ़िश को अमाइनो एसिड जो होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए कहाँ से लेने पड़ते हैं, डाइट से लेने पड़ते हैं, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डाइट के ज़रिए लेने होते हैं। और अगर ये एब्सेंस हो, ठीक है, इसकी एब्सेंस हो, अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद ना हो, तो डेफिनेटली वो फ़िश की ग्रोथ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। यहाँ पर कुछ फीडिंग का चार्ट बना हुआ है कि अगर कोल्ड वाटर फ़िश मौजूद है हमारे पास, वो स्टार्ट में जब वो छोटी फ़िश होती है, बिल्कुल अडल्ट अभी नहीं होती, ठीक है, जब लाई जो फ़िश होती है वो 40 to 50% जो होती है वो उस वक्त प्रोटीन उसे यूज़ करती है। ठीक है, प्रोटीन उस वक्त वो ज़्यादा यूज़ करती है क्योंकि उस वक्त उसे ग्रो करके अडल्ट में चेंज होने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब वो अडल्ट हो जाती है और अडल्ट से मज़ीद ग्रो कर रही होती है, ग्रोवर स्टेज पे उसे 30 to 40% जो होती है एनर्जी प्रोटीन की शक्ल में चाहिए। और जब फिनिशर होती है यानी एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, या फिर जो लाइफ के एंड तक जितनी उन्हें एनर्जी ग्रो करने में पूरी कंप्लीट चाहिए वो है 30 to 40%, यानी कम होती जा रही है। जैसे जैसे उसे ग्रो की स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं, स्टार्ट में उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब वो मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाती है तब तक उसे 30 to 40% जो होती है फिर डेली बुनियादों पे चाहिए होती है। नेक्स्ट है कि वार्म वाटर फ़िश के लिए स्टार्ट के तौर पर जब वो छोटी होती है, जो लाइव फ़िश को कितनी चाहिए, 35 to 50%। और जब वो ग्रोवर की स्टेज पे पहुंचती है, ठीक है, ग्रो करके अडल्ट में चेंज होना चाहती है, दैन 25 to 50%। और जब वो उसकी ग्रोथ जो है कंप्लीट होने की स्टेज में होती है, फिनिशर होती है, दैन उसको कितनी चाहिए, 28 to 32%। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने एक एस्टिमेशन दी है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो हर स्पीशीज़ के लिए मुख्तलिफ होती है, जो क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फ़िशेज़ हैं, मुख्तलिफ उनकी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, तो हर स्पीशीज़ जो होगी उसकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर जो हमारे पास स्पीशीज़ है, फर्स्ट वन है टिलैपिया। टिलैपिया जो फ़िश की जो स्पीशीज़ है, इसमें जितनी भी टिलैपिया जो फ़िशेज़ होगी उनको डेली बुनियाद पर अपनी डाइट के अंदर कितनी प्रोटीन चाहिए, 28 to 40% जो होगी उन्हें अपनी डेली बुनियाद पर डाइट में प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट है बांग के को 42 to 55% जो होती है क्या चाहिए, अपनी डेली बुनियाद पर अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन चाहिए। थर्ड वन है कैली जो फ़िश की स्पीशीज़ है इसको कितनी चाहिए, 30 to 40%। और एंड पे है लैम्पम जो है उसको 30 से 50% जो है प्रोटीन चाहिए अपनी डेली डाइट के ऊपर। इनकी मैं आपको फ़िशेज़ की जो स्पीशीज़ हैं ये 4 इन्होंने जहाँ से बताई हैं, इनकी मैं आपको ज़रा पिक्चर दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको एक फ़िश नज़र आ रही है, ये बंग फ़िश है। बंग फ़िश की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो है बंग जो है बेसिकली एक स्पीशीज़ का नाम है जो कि इन्होंने लिखा हुआ था।
साथ वाली जो है ये है केलाई फ़िश। केलाई फ़िश की भी आपको मैंने दिखाई है अभी पिक्चर्स। और ये है हमारे पास लैम्पम फ़िश की भी उन्होंने जो हमें एस्टिमेशन बताई हुई थी ये वो है, ठीक है। टिलेपिया, बंग और कैली लैम्प, ये चारों स्पीशीज़ के नेम है और इसमें डिफरेंट जो है मेंबर्स आगे जो है फ़िशेज़ के मौजूद हैं। यहाँ पर इन स्पीशीज़ के आपने नेम याद रखना है और इनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है परसेंटेज में वो आपने MCQs के लिए याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स एक तो स्पीशीज़ के डिफरेंट होने पर भी डिपेंड करती है और दूसरी है साइज़ के ऊपर, ठीक है। जितना बड़ा साइज़ होगा फ़िश का उतना बड़ा ही क्या होगा, उससे उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जो टाइगर श्रिम्प है मिसाल के तौर पर उसका अगर है हमारे पास उसके साइज़ के मुताबिक अगर हम देखें तो प्रोटीन लाइन जो उसकी बन रही है वो है 50 to 55%, ठीक है। PL का मतलब है प्रोटीन लाइन, यानी उसको ओवरऑल जो उसके वेट के मुताबिक जितनी प्रोटीन चाहिए, उसकी बॉडी के साइज़ और वेट के मुताबिक जितनी प्रोटीन चाहिए उसके मुताबिक प्रोटीन लाइन कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर बॉडी 10 to 24 kg हो, ठीक है, या ग्राम में हो, 10 to 24 ग्राम हो तो उसकी PL यानी प्रोटीन लाइन कितनी होनी चाहिए, 46% तक। अगर PL प्रोटीन लाइन 25 से 1 ग्राम तक हो, ठीक है, इनके बीच ग्रीन हो, देन वो कितनी होनी चाहिए उससे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट 40%। अगर प्रोटीन PL जो है यहाँ पर 10 ग्राम यानी उसका जो वेट है वो 10 ग्राम हो तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट PL कितनी होनी चाहिए, 38%। सिमिलरली अगर उसका वेट 10 ग्राम से कम है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 35%। तो ये जो है उसके साइज़ के मुताबिक जो है ये हमने प्रोटीन लाइन देखी है, PL देखी है कि कितने साइज़ कितने ग्राम के वेट को कितनी प्रोटीन चाहिए होती है। नेक्स्ट है मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल टू बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। फिश सिंथेसिस बॉडी प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी बात है कि जो फिश प्रोटीन बनाती है वो अमाइनो एसिड से बनाती है। डेफिशिएंसी इन एडिशनल अमाइनो एसिड जो होती है अगर वो हो जाए, डेफिशिएंसी एडिशनल अमाइनो एसिड की प्रोटीन के अंदर कमी हो जाए तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस को लिमिट कर देती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो कहाँ से बन रही है, उनका मेन सोर्स क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड होंगे तो प्रोटीन बनेगी। जैसे ही डेफिशिएंसी एडिशनल अमाइनो एसिड में आएगी तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो लिमिट हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिड्यूस गेन वेट। तो जो हमारी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, प्रोडक्ट आउटपुट हमें मिलेगा जो फिश की ग्रोथ में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वेट गेन जो होगा वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ एडिशनल अमाइनो एसिड की क्लासेस लिखी हुई है, 2 मेजर क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड यहाँ पर हमें उन्होंने बताई हुई है। एक उन्होंने बताई हुई है हमारे पास है इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल जो है वो कौन से हैं, एडिशनल है, और डिस्पेंसेबल जो है वो नॉन एडिशनल है। जो एडिशनल होते हैं वो हर हाल में जो है फ़िश को चाहिए, वो बॉडी इनकी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। वो लेने के लिए इनको कहाँ चाहिए, किधर से चाहिए होती है, इनको आउट ऑफ अपनी बॉडी अपनी डाइट से चाहिए होती है, ठीक है। और जो नॉन एडिशनल है वो इनकी बॉडी खुद तैयार कर सकती है। जो एडिशनल है इनके आपने नेम याद कर लेने हैं, वो है ऑर्गानिन, हिस्टाडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, निथोनिन, फेनाइल एनालिन एंड थियोरोनिन, ठीक है, ये कुछ हैं। और इसी तरह जो नॉन एडिशनल है उनमें एलानिन है, एस्पेरागिन है, एस्पेरिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामेटिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है, प्रोलाइन है, सिराइन एंड टायरोसिन है। तो जो एडिशनल अमाइनो एसिड होंगे वो इनकी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो क्या करेंगे, आउटसाइड अपनी बॉडी से लेंगे, डाइट से लेंगे और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट है कि कौन से फैक्टर है जो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फैक्ट करते हैं, प्रोटीन की जो है लिमिट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है, मोर वेस्ट लिमिटेड डाइजेशन। इसमें क्या मतलब है कि अगर जितना ज़्यादा वेस्ट जो होता है ना, ये प्रोटीन का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बाकी एनिमल्स के बनिस्बत ज़्यादा होता है और वो इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पर लिखा है अबाउट 36% जो होता है ना फीड का, वो ऑर्गेनिक वेस्ट की सूरत में ज़ाया हो जाता है। यानी अगर फीड वो करते 100% कोई उन्होंने फूड खाया, उनमें से जो 36% होगा वो उनकी जिस्म में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाएगा, बाकी जो होगा वो उनकी जिस्म की तरफ जाएगा 64%। वो कहते हैं कि लिव फिश का जो बायोमास है, वो जो एक जिंदा फिश है उसका जो बायोमास होता है 5 मल्टीप्लाई मोर वेस्ट देन ह्यूमन, ठीक है। एक जिंदा फिश का जो आउट वेस्ट है, ठीक है, जो बाहर निकालने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो एक इंसान से
से ज़्यादा होता है। एवरेज ह्यूमन जितना वेस्टर्न जो है जिस्म से निकालता है उससे 5 गुना ज़्यादा फ़िश जो है वो अपने जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती है। इसकी रीज़न क्या है? वाई? पहली रीज़न है लिमिटेड डाइजेशन। जितना फ़िश खाती है उतना वो हज़म नहीं करती, ठीक है। उसमें से ये है कि लिमिटेड उसकी डाइजेशन होती है। उसकी डाइजेशन क्या होगी? लिमिट होगी, एक हद तक होगी। जितनी उसकी डाइजेशन होगी वो तो उसकी बॉडी की तरफ चली जाएगी। जिसकी डाइजेशन नहीं होगी वो क्या होगा? उसके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाएगी। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ फीड रिमेन अनडाइजेस्ट एंड इज एक्सक्रीटेड। अगर वो ज़्यादा फीड जो है जितना वो खाती है उसमें से जो लार्ज फ्रैक्शन होती है फीड की वो अनडाइजेस्ट ही रह जाती है, डाइजेस्ट ही नहीं होती, और वो जो होती है अनडाइजेस्ट फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट की शक्ल में एक्सक्रीट हो जाती है। फीडिंग ऑफ फिश क्या होती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन इन्वायरमेंट, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है फिशेस की उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले स्पीशीज़। सबसे पहले हमने ये देखना था कि स्पीशीज़ कौन सी है। हर स्पीशीज़ की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके मेंबर्स की मुख्तलिफ होगी। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एज से है, ठीक है, कि किस एज की फ़िश को कितनी प्रोटीन चाहिए, ये हमने पीछे टेबल भी देखा है। नेक्स्ट है स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी अगर एक खास एरिया में पॉन्ड के अंदर हमने एक फ़िशेस की मिकदार जो है नंबरिंग करके डाली हुई है, 100 फ़िशेस डाली हुई, तो इसका मतलब है उस पॉन्ड के अंदर जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो क्या है? 100 है। तो जितना उस पॉन्ड के अंदर स्टॉकिंग डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसे प्रोटीन अवेलेबल करनी पड़ेगी, उसे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वाटर भी, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है उसे कितनी प्रोटीन चाहिए। प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज का मतलब है कि जब जो फ़िश होती है वो अपनी इनिशियल जो स्टेज होती है लाइफ की ग्रोथ की उससे आगे जब जाती है प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, जब वो सेक्सुअली मैच्योर होती है और प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। वो जितनी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन स्टेज होगी, जितनी वो सेक्सुअली मैच्योर होगी और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने के काबिल होगी, उतनी ज़्यादा उसे प्रोटीन चाहिए होगी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ अमाइनो एसिड, हमने पहले भी बात की है कि अमाइनो एसिड की कमी होगी जी तो प्रोटीन नहीं बन जा पाएगी। तो डेफिशिएंसी किस किस की हो सकती है? एडिशनल जो अमाइनो एसिड है वो है लाइसिन की अगर अमाइनो एसिड की हो जाए, ये किन किन के अंदर होती है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डॉर्सल एंड कार्डल फिन एरोजन इंक्रीज्ड मोरालिटी, ठीक है। तो कहते हैं कि डॉर्सल और कार्डल फिन एरोजन की से भी एरोजन होती है, जिसकी वजह से जो मोरालिटी रेट है यानी फ़िश के मरने का रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये डॉर्सल और कार्डल फिन एरोजन जो है ये मैं आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिखाती हूँ। अगर इस फिश में आपको नज़र आ रही है हमारा होता है कार्डल फिन, ठीक है, और ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये हमारे हैं डॉर्सल फिन, और ये जो नीचे होते हैं ये एनल फिन है, ये पेक्टोरल, ये सारे फिन की इनकी इकसाम लिखी हुई है। लेकिन यहाँ हमारी लिखी हुई है एक कार्डल फिन को देखना है, एक डॉर्सल फिन को देखना है। जब ये फिशेस वाटर में मूव करती हैं, स्विम करती हैं, तो इन फिन्स की वजह से क्या हो जाता है? वाटर के अंदर जो होता है वो पानी जो होता है गदला हो जाता है, नीचे जो बैठा हुआ मड होता है वो मिक्सअप हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो इसकी वजह से वो क्या होती है? इरोजन बढ़ती है। तो ये कब होगी? ये जब डेफिशिएंसी की लाइसन की होगी तो इसकी वजह से इरोजन भी बढ़ जाएगी और इनकी जो इंक्रीज मोरालिटी रेट वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि डेफिशिएंसी ऑफ मिथोआयोनिन। मिथोआयोनिन जो है ये भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड की कमी होगी तभी जो है वो क्या होगी? कैटारैक्ट, ठीक है, फिश का जो अमल होगा वो कैटारैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह डेफिशिएंसी ऑफ लाइसिन से क्या होती है? डॉर्सल और कार्डल फिन एरोजन होती है, इस तरह ये कैटारैटिक होती है। डेफिशिएंसी अगर ट्रिप्टोफैन की हो जाए, किसकी हो जाए? ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन भी जो है एक एडिशनल अमाइनो एसिड है। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन होगी उससे कौन कौन सी डिजीज़ पैदा हो सकती है? इनसे स्क्लेरोसिस हो सकती है, रेनल कार्सिनोसिस हो सकती है, कैटारैक्टिक हो सकती है, और कार्डल फिन एरोजन भी हो सकती है, और डिक्रीज्ड कैसिस लिपिड कांटेक्ट। ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे मिथोइन जो होती है, मिथोओनियन, इससे जो कैटारैक्ट डिजीज़ है, कैटारैक्ट डिजीज़ जो होती है बेसिकली ये एक आई डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो आइज़ होती हैं ना वो फ़िश की ख़राब हो जाती हैं और वो लेस ओपाक्यू होती हैं, उसमें उनको सही से नज़र नहीं आता, तो फ़िश बीमार हो जाती है, उनकी आँख बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और कभी कभी तो उसकी जो आँख है ना इस कैटारैक्ट की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो ब्लाइंड हो सकती है। अगर ये वाला जो हमारे पास है अमाइनो एसिड
इसकी कमी हो। इसी तरह जो ट्रिप्टोफैन है इसके अंदर भी बीमारी होती है। रेनल कैल्सियोनिसिस का मतलब ये होता है कि जो किडनी नहीं होती, किडनी का जो रेनल पार्ट होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम जो होती है वो ज़्यादा स्टोर हो जाती है। कार्डियोल्फिनोरियन मैंने आपको पहले बताया क्या होता है। और डिक्रीज्ड कार्केसिस लिपिड कॉन्टैक्ट, इसमें ये होता है कि जिस्म के अंदर जो है ना लिपिड कॉन्टैक्ट जितना बनना चाहिए, लिपिड जितना होना चाहिए वो कम हो जाता है। और यहाँ पर जो स्क्लेरोसिस और कैटारैक्ट है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ये किस तरह की डिजीज़ होती है। ये देखिए इसमें ये फ़िश की आई है, अगर आपको ठीक से नज़र आ रही है, ये फ़िश की आई है जो कि कैटारैक्ट की वजह से अफेक्ट हुई हुई है और बिल्कुल ब्लाइंड हो रही है इस फ़िश की, जो कि इस डिज़ीज़ की वजह से, और ये ट्रिप्टोफैन की कमी की वजह से होती है। सेकंड वन जो डिज़ीज़ है वो है, अगर फ़िश के अंदर भी होती है, लेकिन फ़िश की यहाँ जिस तरह ये ब्लेंड जो होता है ना, हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, वो ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल ठीक नहीं होता, उसकी जो ये वाली मूवमेंट है ये ख़राब हो जाती है, यानी वो बिल्कुल सीधा होने की बजाय क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है स्पाइनल जो हमारा वर्टिब्रेट कॉलम है, ठीक है, ये वाला इसका हिस्सा ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल ह्यूमन के अंदर भी होता है, जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊँ ये ह्यूमन्स के अंदर है सेक्लोसिस की जो बीमारी है, ठीक है। तो ये फिशेस के अंदर भी ऐसे ही होती है, उनका जो स्पाइनल से लेकर हिस्सा, यहाँ से स्पाइनल कार्ड से हिस्सा लेकर जो इनका वर्टिब्रल कॉलम होता है वो टेढ़ा हो जाता है और वो सीधा नहीं रहता, जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हो जाती है। तो ये सेक्लोसिस होती है, और ये आपको मैंने बता दिया ये कौन सी है, कैटारैक्ट होती है। तो ये अपनी डिजीज़ के नाम याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ किसकी अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक कल जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।